ये देखो नीट यूजी 2024 फिजिक्स सोल्यूशन हम लेकर आए हैं 10 साल का, 2015 से लेके 2024 तक का जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर हैं नीट के सबका सोल्यूशन होगा। मतलब चैप्टर वाइज नहीं है कोई, मतलब क्वेश्चन पेपर वाइज है कि 2024 का क्वेश्चन पेपर, फिर उसके बाद 23, फिर 22, फिर 21, ऐसे करके 2015 तक ले चलेंगे। लास्ट में 2025 का सोल्यूशन भी करा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं 2024 से। ठीक, 2024 का पहला क्वेश्चन क्या है इसमें कि a bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with initial speed omega rotation per minute. The tension in the string is T. If the speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the spring becomes. अब क्वेश्चन समझो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉब है मास का जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला नहीं, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रिंग से बंधा है, ऐसे ऐसे घुमा के उसको सीधा करके ऐसे ऐसे घूम रहा है ना। अरे एक स्ट्रिंग में पत्थर बांध के ऐसे नचाते नहीं है, ऐसे 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 ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे ही घूम रहा है। अच्छा, क्योंकि घूमेगा तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। ओमेगा इससे रोटेशन पर मिनट दिया है, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, ये मान लो ये इसका सेंटर है, इसमें टेंशन टी लग रहा है इनिशियली, और इस पर कितना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एल लग गया। ठीक, अच्छा सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, इफ द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा व्हाइल कीपिंग द सेम रेडियस। सेम रेडियस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेडियस कौन है, एल लेंथ का बराबर। स्ट्रिंग का लेंथ अगर एल होगा तो उस एल लेंथ का अगर स्ट्रिंग है तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो व्हाइल कीपिंग द सेम रेडियस का मतलब है यहाँ पे कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रखा गया है, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं किया गया है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम रख के बस स्पीड बढ़ा दिया, 2 ओमेगा कर दिया, तो न्यू टेंशन कितना हो जाएगा, तो है ना, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे लग रहा है बाहर की तरफ और टेंशन लगेगा अंदर की तरफ, तो यही फोर्स को बैलेंस करने वाला टेंशन ही तो है। जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन बैलेंस कर रहा है। तो T इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा इनिशियली। अब ये स्पीड को दुगना कर दिया ओमेगा को ट्वाइस कर देंगे, तो इफ स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा, तो न्यू टेंशन को हम T डैश से डिनोट किए हैं, वो कितना हो जाएगा m इंटू 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू एल, है ना। ओमेगा के जगह पे अब 2 ओमेगा हो गया ना, तो m 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू एल, तो 4m ओमेगा स्क्वायर एल हो जाएगा, 4m ओमेगा स्क्वायर एल। तो टेंशन टी रहता, अब देखो m ओमेगा स्क्वायर एल किसके बराबर था, t के बराबर, तो 4 इस पूरे को रिप्लेस करके हम t लिख सकते हैं, तो न्यू टेंशन कितना हो जाएगा, t डैश इक्वल टू 4t हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। ऑप्शन में देखो सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म स्पीड से किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। ठीक, स्पीड कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हमसे ऑप्शन में पूछा कि क्या होगा, क्या तो कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, या कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगा, या कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सीलरेशन होगा, मतलब चेंजिंग एक्सीलरेशन, या तो फिर चेंजिंग वेलोसिटी और चेंजिंग एक्सीलरेशन होगा, है ना, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो आप देखते हैं। पहले समझो कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस r है ना, और इसमें यूनिफॉर्म स्पीड से ये घूम रहा है, v कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म स्पीड है। पर समझो जरा, ये स्पीड यूनिफॉर्म है, क्या पर सर्कुलर पाथ में घूमने के कारण इसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं होगा, है ना। जब यहां पे है तो इसका डायरेक्शन किधर है, टेंजेंट ड्रा करो, इसके तरफ है। जब यहां पे है तो इस तरफ है, जब यहां पे आया तो इस तरफ, मतलब हर एक पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ के हर एक पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है, हमेशा चेंजिंग है। तो क्योंकि वेलोसिटी जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज करो या उसका डायरेक्शन, दोनों के कारण से चेंज होगा। तो मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड है, पर डायरेक्शन चेंज होने के कारण से वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, चेंजिंग वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंजिंग हो जाएगा। ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन कंटिन्यूसली वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक, तो वेलोसिटी चेंजिंग है, बोलो सही। अच्छा, अब चेंजिंग वेलोसिटी के कारण, तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना भैया। एक्सीलरेशन तब प्रोड्यूस ना होता जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता, पर वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो रहा है, भले ही वो डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा हो, लेकिन होगा कि नहीं होगा, तो वेलोसिटी ये चेंजिंग है। ठीक, अच्छा, तो ड्यू टू चेंजिंग वेलोसिटी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन के चेंज होने के कारण से जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, उस वेलोसिटी के कारण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहीं पे अगर इसकी स्पीड भी चेंज हो रही होती तो हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी लिखते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो चेंज हो नहीं रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है ना, वो एक्चुअल में होता है AT इक्वल टू डी मैग्नीट्यूड ऑफ v अपॉन dt, है ना, ये होता है। स्पीड में चेंज जब होता है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, पर यहाँ स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, ना कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो गया, कोई तो एक्सीलरेशन हुआ प्रोड्यूस, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, v²/r। इसका भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, पूछो का है, क्योंकि इसका जो v है वो यूनिफॉर्म स्पीड कांस्टेंट है,
है ना। तो ये v²/r स्पीड इसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। तो एक्सीलरेशन भी कैसा होगा, ये मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट रहेगा ना। यहीं गलती कर जाओगे, अब तुम समझोगे कि ये v²/r कांस्टेंट हो गया और ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर रटे रहोगे, गड़बड़ हो जाएगा भैया। ऑलवेज ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर का मतलब होता है कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पे था तो वो एक्सीलरेशन लगा इस तरफ, ठीक, ये हुआ AC। जब पार्टिकल इस पोजीशन में पहुंचा तो टुवर्ड सेंटर डाउनवर्ड हो गया, दिख रहा है। जब पार्टिकल इस पोजीशन में पहुंचा तो टुवर्ड सेंटर घूम गया। जब पार्टिकल यहाँ पे था तो टुवर्ड सेंटर इस बार ऊपर की तरफ हो गया। मतलब कि जब इस पोजीशन पे था तो इसको अगर -i देखोगे लेफ्ट साइड वाले को तो ये -i में है, ये -j में हो जाएगा डाउनवर्ड के लिए। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का i में, ये फिर से पॉजिटिव के j में। तो हर एक पॉइंट पे, अरे कहीं भी निकाल लो, इस पॉइंट पे भी निकालोगे तो इसके तरफ होगा, है ना, इस तरफ सेंटर की तरफ, ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर। तो ये ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर तो कर रहा है, लेकिन हमेशा हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन दे देगा ना। इसके लिए टुवर्ड सेंटर नीचे हो गया, इसके लिए टुवर्ड सेंटर इधर हो गया। इस कारण से चौथा ऑप्शन होगा क्या, कि वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन दोनों चेंज होते हैं, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड इसका भी कांस्टेंट है पर डायरेक्शन चेंज होता है। ये ना रट के जाना कि ऑलवेज एक्ट टुवर्ड सेंटर, भैया सेंटर की तरफ लग रहा है तो ये भी तो देखो ना कि इस पोजीशन पे जब गया तो सेंटर नीचे हो जा रहा है उसका। समझ में आया, हाँ चलो नोट करो। नंबर 3 देखो, A logic circuit provides the output y as per the flowing truth table, और बताना है कि the expression for the output y, एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, a b इनपुट है, y इसका रिजल्ट है, आउटपुट है। तो इस बताना है कि इसमें से ये चार ऑप्शन में से a b प्लस a कॉम्प्लीमेंट, a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट या बी होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इस वाई के आउटपुट को सेटिस्फाई कर रहा है। समझ रहे हो, ये दो दे दिया हमारा इनपुट, ये आउटपुट निकाल के दिया है, तो पता है कि इसमें से ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये चार ऑप्शन में से इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस वाई को सेटिस्फाई कर रहा है रिजल्ट को। तो जरा ध्यान से देखो, थर्ड देखो जरा, 0 और बी भी 0 है, पर बी का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट सीधा 1 देगा, है ना, तो 1 आया। चलो ये देखो पहला ऑप्शन ये वाला तो सही दे दिया बी का। दूसरा, जब ए 0 है और बी 1 है तो फिर से ए 0 और बी 1, तो यहाँ पे फिर से बी का कॉम्प्लीमेंट करो तो फिर दे दिया 0, तो मतलब ये भी ये थर्ड नंबर ऑप्शन सेकंड वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई किया। फिर देखो ए कितना है 0, बी कितना है 0, और फिर से बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो तो कितना हो जाएगा 1, तो ये भी तीसरा भी इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। चौथा A1 B1, लेकिन B का फिर से कॉम्प्लीमेंट बनाया तो 0 रिजल्ट दे रहा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। बाकी ये दोनों तीनों चेक करके देख लेना, ये नहीं होंगे, ये ऑप्शन होगा। ठीक, टाइम कम है इसलिए हम सीधा डायरेक्ट ये वाले सेटिस्फाई करके दिखा दिए। बोलो सही, हाँ, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजन में असर्शन क्या दे रखा है कि द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट अ 2 मीटर डिस्टेंस from the center of dipole moment vector P of magnitude 4 into 10 to the minus 6 coulomb meter is plus minus 9 into 10 to the power 3 volt। ठीक है, ये 9 into 10 to the power 3 volt उसका वो दिया है, क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल दिया है कितना दूरी पे, सेंटर से 2 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक, डाइपोल कैसा होता है ये देखो, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, इसके सेंटर से 2 मीटर की दूरी पे इस पॉइंट पे जो वो दिया है, पोटेंशियल दिया है वो 9 into 10 to the power 3 वोल्ट है। ठीक, और उसका डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 into 10 to the power -6 कूलम मीटर, है ना। ये डाइपोल मोमेंट इससे डिनोट करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड किससे हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया 4 into 10 to the power -6 कूलम मीटर दिया है। तो हमसे पूछा है चेक करो कि क्या असर्शन सही है, और फिर रीजन क्या है कि पोटेंशियल इक्वल टू प्लस माइनस 2p, ये p मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट है, 4 pi epsilon naught r स्क्वायर होता है, वेयर r इज द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब r एक सेंटर से लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल फार्मूला चेक कर ले इसका, और जनरल फार्मूला चेक कर लेंगे, अगर उसमें वो 2 आ रहा होगा मतलब ये रीजन सही है, अगर उस जनरल फार्मूला में ये 2 नहीं होगा तो फिर ये रीजन गलत है। और फिर उसी जनरल फार्मूला में जो गिवन है उसका वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अगर इसके बराबर 9 into 10 to the power 3 वोल्ट के बराबर आ गया तो मतलब ये असर्शन सही है। तो सबसे पहले जनरल पोजीशन के लिए हम निकालने चलते हैं। चलो जनरल पोजीशन पे दिखते हैं कितना होता है पोटेंशियल। तो इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट पी है, ये मैंने उससे ना डिनोट कर लेना, ये पी डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड पी नहीं है, ये एक पॉइंट पी लिया गया है, क्या है, पी पॉइंट लिया गया है। तो हम पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे निकालेंगे v1 प्लस v2, है ना, स्केलर क्वांटिटी होता है तो v1 प्लस v2 हो जाएगा। इसके कारण इस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो होता है माइनस का के क्यू अपन दोनों के बीच की दूरी, तो ये r प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का के क्यू अपॉन आर, और ये प्लस का एल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा के क्यू, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर है, और ये दूरी कितनी होगी, r माइनस एल हो जाएगी।
तो आर माइनस एल हो गया। ठीक, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलो सही, और ऊपर हो जाएगा माइनस का के क्यू, कॉमन ले लो, के क्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा, बोलो भैया, ये के क्यू कॉमन ले लिया तो माइनस का, अब इससे ये कैंसिल हो जाता, तो अब माइनस आर माइनस एल बचता, कितना बचता, माइनस आर माइनस एल, बोलो सही, नहीं समझ रहे हो, तो ऐसे सॉल्व कर लो, नॉर्मली सॉल्व कर लो, लो एक स्टेप क्यों खाएंगे, कितना होगा इन दोनों का, आर प्लस एल हो जाएगा, इधर आर माइनस एल हो जाएगा, बोलो सही, अब समझ में आ रहा है, इससे ये कैंसिल तो ये बचेगा, तो माइनस का के क्यू इंटू आर माइनस एल, बोलो अब तो दिख रहा है ना, अब तो समझ में आ रहा है ना, अब प्लस का के क्यू और आर प्लस का एल, क्योंकि माइनस वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बोलो सही, समझ में आया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, माइनस का के क्यू आर प्लस का के क्यू एल, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस का के क्यू आर और प्लस का के क्यू एल अपॉन, अच्छा जरा देखो, अब आर प्लस एल आर माइनस एल है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलो, और ये प्लस वाला ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर लिख दें, इधर लिख दें, तो देखो वीपी आ जाएगा अपना, ये कैंसिल, तो 2k QL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बोलो सही, अब Q इंटू 2L होता है, क्योंकि L और L दोनों के बीच की दूरी है, तो मैग्नीट्यूड कितना होता था, पढ़े हो ना, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है दोनों, एक कोई चार्ज और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई, तो Q इंटू 2L, तो यहाँ से Q इंटू 2L तो P बन जाएगा, तो बचा KP ले, ये तो 2 दिया है, अब ये आ रहे हैं उस पर भी, अच्छा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, सोचो अगर ये डाइपोल के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, एल वेरी स्मॉल होता है ना, तो ये बहुत छोटा होता है तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो सीधा बचेगा कितना, के पी अपन आर स्क्वायर, तो के पी अपन आर स्क्वायर कर दो, एल को हम निगलेक्ट कर दिए हैं, छोटा होने के कारण से, एल वेरी लेस देन आर से, एल बहुत छोटा है इसलिए आर को मतलब एल को निगलेक्ट कर दिए हैं, ठीक, तो के पी अपन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी के पी को तो हम लिखते हैं ऐसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, पी अपॉन आर स्क्वायर, बोलो मैच किया, पर यहाँ पे 2p आ गया, यहाँ पे सीधा p है, मतलब ये गलत है कि नहीं, हमने डिराइव किया जो फार्मूला वी पोटेंशियल के लिए, बता रहे हैं प्लस माइनस क्यों दिया वो भी बता रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, माइनस प्लस का भी हम बता रहे हैं क्या है लॉजिक उसका, तो Vp इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैच कर गया, p अपॉन आर स्क्वायर मैच कर गया, 2 एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब ये गलत है, बोलो सही है ना, तो ये रीजन गलत हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्यों है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ये नहीं दिए रखा है कि माइनस किधर रखना है और प्लस चार्ज क्यों किधर रखना है, अगर इसमें हम अपने हिसाब से लिए माइनस इधर प्लस इधर, अगर इस चार्ज के जगह पे इधर माइनस क्यों कर दो, इसको इधर कर दो, है ना, तो ये माइनस का देगा, ये रिजल्ट कैसा होगा, माइनस का देगा, समझ पा रहे हो ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि माइनस क्यों यहाँ रखा है, प्लस क्यों यहाँ रखा है, अगर इस प्लस क्यू को हटा दें यहाँ से और इस प्लस क्यू को इसके तरफ रखे, ये इधर रखे, तो भी तो डाइपोल ही रहेगा वो, है ना, लेकिन जब माइनस क्यू इसके जगह पे हो जाएगा, प्लस क्यू इधर रहेगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वीपी वो निगेटिव का देगा, तो इस कारण से वहाँ पे लिखा है प्लस माइनस, मतलब ये सही लिखा है, और इसे ये भी समझ गया कि ये माइनस क्यू प्लस क्यू रखने से पॉजिटिव आया, इस प्लस क्यू को इधर रख दोगे, माइनस क्यू को इधर रख दोगे तो रिजल्ट निगेटिव देगा, इस कारण से वो माइनस प्लस लिया है, तो उसको हम भी लिख लेंगे वैसे ही, प्लस माइनस ये आ रहा है, रिजल्ट अपना प्लस माइनस में आ रहा है, यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, मतलब ये रीजन हो गए गलत, समझ में आया, रीजन गलत। अब इसको इरेज कर रहे हैं हम, देखो इस पूरे को इरेज कर रहे हैं, बस ये टर्म रखेंगे बचा के, बस यहाँ पे छोटा सा लिख लो, Vp इक्वल टू प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, है ना, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, चलो तो ये तो रीजन तो गलत हो गया, जाइए रीजन मिटा दिए क्या, रीजन तो गलत हो गया। अब असर्शन चेक कर लेते हैं, पी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, आर 2 मीटर दिया है सेंटर से, के की वैल्यू दे रखा है, तो आओ देखते हैं, वी पी इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, के की वैल्यू कितनी है, ये के की वैल्यू गिवन है, ऐसा यूनिट सिस्टम में रखना है, n.0 इंटू 10⁹ इंटू पी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू
10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4, 2 मीटर स्क्वायर, 2 मीटर दिया है ना सेंटर से, तो ये आर सेंटर से तो दूरी थी, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 4 से ये 4 कैंसिल, तो आया 9.0 इंटू 10⁻, ये प्लस का 9 है माइनस का 6 है, तो प्लस का 3 वोल्ट, ठीक, प्लस माइनस, तो सो वीपी जो आया है वो प्लस माइनस 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट आया है, जो कि वो बोल रहे हैं कि है इतना, गिवन है, तो मतलब असर्शन सही है। तो ऑप्शन क्या लगाओगे? 4 ऑप्शन था, पहले सुनो क्या क्या ऑप्शन था। ऑप्शन था कि बोथ ए एंड मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये तो गलत हो गया क्योंकि रीजन तो गलत है। दूसरा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर फॉल्स है, ये भी नहीं होगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हटाओ ये सबको, सीधा यहाँ पे लिख देना। ये देखो आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये थर्ड ऑप्शन में था, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3। हो सकता है किसी और किताब में ऑप्शन सेकेंड या 2 पे हो, है ना, तो बस इसलिए आंसर लिख दिए हैं कि आंसर ये होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा। क्वेश्चन इस तरफ मटेरियल दिया हुआ है, इस तरफ उसकी सस्पेक्टिबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, मैच कराने हैं इसमें। ये ऑप्शन है 4, है ना, इसको लिस्ट 1 क्वेश्चन में था, ये लिस्ट 2 था, ये इधर मटेरियल इधर सस्पेक्टिबिलिटी है, इसका कौन सा किससे मैच होगा वो बताना है इस ऑप्शन में। तो समझो जरा, डायमैग्नेटिक वो होता है जिसकी मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो स्लाइटली लेस देन 0 होता है, मतलब निगेटिव वैल्यू होती है, स्लाइटली लेस देन 0, थोड़ा कम होता है, ठीक, बट ग्रेटर देन -1 होता है, ये ध्यान रखना। तो स्लाइटली लेस देन 0 होता है मतलब निगेटिव वैल्यू, और इसमें सस्पेक्टिबिलिटी ये x नहीं है, सस्पेक्टिबिलिटी है, डिनोट किए हैं इसको, ठीक है। तो इसका 0 है, ये तो हुआ नहीं। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, ये भी नहीं होगा। निगेटिव वैल्यू सिर्फ सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, स्लाइटली लेस देन 0 ग्रेटर इक्वल देन -1, तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, डायमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलो देखो बच्चों, जैसे मैच द फ्लोइंग करेंगे हम लोग। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 1 यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं, ये 0 हो गया, ये तो खैर हो ही गई। ये ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, यहाँ पे 0 है लेकिन लेस देन एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन। और क्या एप्सिलॉन यहाँ पे परमिटिविटी है? नहीं, यहाँ पे देखो लिखा है स्मॉल पॉजिटिव नंबर, एप्सिलॉन यहाँ पे सिर्फ छोटा सा एक पॉजिटिव नंबर को डिनोट किया गया है, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, लगा दो एरो। पैरामैग्नेटिक का होता है 0 से बड़ा लेकिन एक छोटा पॉजिटिव नंबर से कम, मतलब ग्रेटर देन 0 तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता है। तो मतलब किसी छोटा नंबर से, मतलब एक स्मॉल नंबर से कम होना चाहिए। तो देखो ये लिखा भी है ग्रेटर देन 0 और स्मॉल पॉजिटिव नंबर से स्लाइटली लेस देन स्मॉल पॉजिटिव नंबर, है ना। तो ये पैरामैग्नेटिक का हो जाएगा ऑप्शन 4। और ये तो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इसका सिंपली हो जाएगा मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी x इक्वल, मतलब मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इक्वल टू 0। चारों ऑप्शन बन गए। तो अब जरा देखो इसमें आप मैच कराओ। डायमैग्नेटिक ए का सेकेंड के साथ, तो ए का सेकेंड के साथ यहाँ दिखा, और सिर्फ 2 ही ऑप्शन में ए का सेकेंड के साथ है, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। फेरोमैग्नेटिक बी का थर्ड यहाँ दिखा, अब इसको भूल जाओ, फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दो, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं। पैरामैग्नेटिक सी का 4, तो सी का 4 आई वी है भी। नॉन मैग्नेटिक का 1D, मतलब ऑप्शन 1 सही है। समझ में आया? तो चलो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए, ठीक। ये कहाँ मिलेगा? अरे चैप्टर में रीडिंग कर लेना बस, वो है नहीं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में लास्ट के टॉपिक, वो रीड कर लोगे हो जाएगा, उसमें सारे मिल जाएंगे। ये कोई कठिन नहीं है, बस याद रखने की जरूरत है कि कहाँ पे कितना होता है, बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को निगलेक्ट ना किया करो, बुक रीडिंग जरूर किया करो। भले ही किसी का नोट्स से पढ़ रहे हो, कितना भी अच्छा नोट्स है, लेकिन बुक रीड करने से ना बहुत फायदे होते हैं, किया करो बुक रीड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.049 टेस्ला
A magnetic needle performs 20 complete oscillation in 5 seconds. The moment of inertia of the needle is 9.8 into 10 to the power minus 6 kg meter square. If the magnitude of magnetic moment of needle is x into 10 to the power minus 5 ampere meter square, then the value of x is, ये value of x हमको find करनी है. Given क्या है? magnetic moment of needle है, ठीक है. magnetic moment of needle ये दिया हुआ है जिसमें x unknown कर दिए हैं. अब यही x की वैल्यू फाइंड करनी है. क्वेश्चन है क्या कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 0.049 टेस्ला है, उसमें एक नीडल को ऐसे बांध कर छोड़ दिए हैं, ठीक है ना. अब मैग्नेटिक नीडल परफॉर्म्स, तो नीडल को बांध के छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे एसएचएम करेगा, बोलो ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा ना. तो ऑसिलेशन दे रखे कि 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकंड ऑसिलेट कर रहा है. और इसी के अबाउट, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट मतलब ऑसिलेट कर रहा है, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है नीडल का, जो कि 9.8 इंटू 10 टू द माइनस 6 kg मीटर स्क्वायर है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मिल गया अपना, ठीक. मैग्नेटिक फील्ड मिल गई. और मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नीट्यूड दे रखा है इसके बराबर x इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है ना. तो हमें फाइंड करना है यही x की वैल्यू. तो समझो जरा कि मोशन ऑफ नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर, ठीक. एसएचएम करेगा ऑसिलेशन. तो टाइम पीरियड इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मैग्नेटिक मोमेंट M एंड B. M यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है. M यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ मास ना समझ लेना कोई, हाँ ये M मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है. और B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वो है, स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ये है उसका, ठीक. B मास नहीं है भैया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यहाँ पे, ये मास नहीं है, M है मैग्नेटिक मोमेंट, ये वाला पार्ट है जो कि ये गिवन दिए है ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ नीडल, ये वाला पार्ट है ये, ठीक. तो टाइम पीरियड कैसे निकालें? अच्छा फ्रीक्वेंसी पहले देखो जरा. 20 कंप्लीट ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड, है ना. फ्रीक्वेंसी यही तो होता है, द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन मेड इन 1 सेकेंड. तो 20 कंप्लीट है, तो 20 अपॉन 5 करोगे, फ्रीक्वेंसी कितना निकल के आएगा? 4 हर्ट्ज. बोलो सही. तो टाइम पीरियड होता है 1 अपॉन f के बराबर. तो यहाँ पे हम 1 अपॉन 4 लिख सकते हैं. फ्रीक्वेंसी 4 था तो टाइम पीरियड 1 अपॉन f, तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा. इसके जगह पे हम अगर पुट करें कि 1 अपॉन 4 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट I अपॉन MB, ठीक. बोलो सही. स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो तो 1 अपॉन 16 हो जाएगा, इधर स्क्वायर करते ही ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा I अपॉन MB. बोलो सही. स्क्वायरिंग किया है यहाँ पे, ठीक है ना. हाँ तो MB इधर इस तरफ कर लो, MB इक्वल टू 16 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू I. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया I गिवन है, B गिवन है, M हमको ये गिवन है. अब x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है. अब इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर वाला पार्ट को, हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि x की वैल्यू कितना आया है. तेरी जुल्फा जुल्फा तेरी, अभी भी गाना सुन रहे थे ना, ख्याल. हाँ अब यहाँ से ये स्टेटमेंट देखो, MB इक्वल टू 16 इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. अब इसको इरेज कर दो, इसका काम नहीं है. अब पुट करो M इक्वल टू कितना है? x इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. मैग्नेटिक फील्ड है 0.049 टेस्ला. सब ऐसा यूनिट में ही लिख रहे हैं हम. 16 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर को पाई स्क्वायर ही रहने दो, है ना. और इंटू I की वैल्यू कितनी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सॉल्व करो. x इंटू, अब ये 10 टू द पावर माइनस 5 इधर है, 10 टू द पावर माइनस 6 इधर है, इसको इस तरफ भेजो. x इंटू 0.049 इक्वल टू 64, 16 4 जा 64, 16 चौका 64 पाई स्क्वायर इंटू 9.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. और ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में होगा तो प्लस का 5 बन जाएगा, है ना. बोलो सही. हाँ तो अब ये हो जाएगा 64 पाई स्क्वायर इंटू 0.98.
क्यों 0.98? क्योंकि यहाँ 10⁻⁻1 बचेगा जो कि इसको 0.98 कर देगा। समझ में आया? अब x इंटू 0.049 ये हुआ, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 64 पाई स्क्वायर इंटू 0.98 डिवाइडेड बाई 0.049। अच्छा 49 से ये कैंसिल होने वाला है, ठीक है। पहले 10 को मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करो, इंटू 10 ऊपर भी कर दो, इंटू 10 यहाँ भी कर दो, तो ये बन जाएगा कितना? 64 पाई स्क्वायर इंटू 9.8 अपन ये हो जाएगा 0.49। फिर से 10 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो जाएगा? 64 पाई स्क्वायर इंटू, अब 9.8 ही रहने दो इसको, इंटू 10 और यहाँ पे लिख लो 4.9। अब कैंसिल होगा 4.9 इंटू 2, बोलो तो 2 यहाँ पे बच जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो 64 पाई स्क्वायर इंटू 20, बोलो सही है ना? x की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा अपना 128। 64 2 जा 0 का 0 लगा दो यहाँ पे, 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12, तो 128 0 पाई स्क्वायर। देखो क्या ये आंसर आ रहा है? ऑप्शन में है ये, रुक जाओ ऑप्शन देख के बताते हैं। हाँ है, 4 ऑप्शन गिवन था और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में ये है। अब बता, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो NP/NS इक्वल टू 1:2, द रेशियो VS/VP इज इक्वल टू कितना होगा? ऑप्शन बताना है। साथ में एक ब्रैकेट में लिखा है द सिंबल कैरी देयर यूजुअल मीनिंग, मतलब कि NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NS नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, VS वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल एंड BP इन प्राइमरी कॉइल, मतलब पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है, जरा ये ध्यान से देखो क्या है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है देयर इज नो एनर्जी लॉस, मान के चलते हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम एक आइडियल केस लेके चलते हैं कि वेयर देयर इज नो एनर्जी लॉस। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि NS/NP, या ऊपर NP लिख लो, NP/NS इक्वल टू VP/VS इक्वल टू, अपोजिट कर दो इसका, IS/IP, ये चलता है। मतलब ये दोनों तो फिक्स्ड रेशियो में चलेंगे, सेम, बस ये अपोजिट हो जाता है, करंट अपोजिट, ठीक ओके। तो यहां से देखो, हमें तो करंट पूछा नहीं है, तो ये वाला टर्न तो हम हटा देंगे, ढक देंगे, समझ में आ रहा है ना? ये रेशियो कांस्टेंट चलता है, ये NP/NS इक्वल टू VP/VS। देखो ये प्राइमरी दोनों ऊपर है, इसमें बस अपोजिट उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है, सेकेंडरी करंट अपन प्राइमरी करंट हो जाता है, ठीक है। मतलब सेकेंडरी करंट इन सेकेंडरी कॉइल, समझ रहे हो ना? हाँ ध्यान से देखो इधर, तो देखो NP/NS है, VP/VS है, हमें NP/NS गिवन है, NP/NS गिवन है 1:2, VS/VP पूछा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से उठा लो, NP/NS इक्वल टू VP/VS, ठीक। तो वो जो कि गिवन है 1:2, तो इम्प्लाइज दैट VP इक्वल टू VS कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा, क्योंकि NP/NS 1:2 गिवन था। अब पर हमें क्वेश्चन में पूछा VS/VP, तो सो VS/VP हो जाएगा 2:1, है ना भाई? VP/VS 1/2 है, तो VS/VP कितना हो जाएगा? 2/1, तो 2:1। कहीं दिख रहा है ऑप्शन सेकेंड है, लगा दो टिक, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन अ वर्नियर कैलिपर N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n division of main scale. If 1 MSD represents 0.1 mm, then the vernier constant in centimeter is, वर्नियर कांस्टेंट निकालना है हमको, ठीक, समझ में आ रहा है ना? और साथ में यहाँ पे देखो जरा क्या दिया है, N+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल coincide with n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। तो वर्नियर कांस्टेंट कितना होता है? MSD माइनस VSD, ठीक है। MSD हो जाएगा, सामने लिखो
MSD। अब माइनस VSD को हम क्या लिख सकते हैं, अब सुनो जरा, n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, है ना। तो n+1 डिवीजन इक्वल टू हो जाएगा n डिवीजन के साथ मेन स्केल में, तो 1 डिवीजन 1 VSD किसके बराबर हो जाएगा, n/n+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया। n+1 वाला जो है वो कोइंसाइड कर रहा है n डिवीजन से, तो 1 इसका कितना हो जाएगा, n+1 जो है वो कोइंसाइड कर रहा है n से, तो 1 इसका किससे 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, n/n+1 होगा, वही यहाँ पे लिखे हैं n/n+1 MSD लिखे हैं। समझ में आया कहाँ से निकला है ये, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोल रखे हैं कि n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इतना समझ में आया, यही मेन लाइन था, बस खत्म कहानी। MSD कॉमन ले लो तो हो जाएगा 1 - 1/n+1। इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, n+1 - 1 हो जाएगा, है ना, बोलो। अच्छा यहाँ पे n है ना, हाँ तो हाँ 1 - n/n+1, तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा MSD n+1 माइनस का n अपॉन का n+1, बोलो सही। तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/n+1 इंटू m। अब जरा ध्यान से देखो, इफ 1 MSD रिप्रेजेंट 0.1 mm, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना होगा, 0.1 mm इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर, है ना, 10 से डिवाइड करके। तो इसकी जगह पे यहाँ पे लिखो, तो 0.01 अपॉन n+1 सेंटीमीटर में, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। अब ऊपर 1 है नीचे n+1 है, तो 1/100 कह सकते हैं, 1/100 n+1 सेंटीमीटर में, बोलो। यही तो अपना हो गया वर्नियर कांस्टेंट। तो सो वर्नियर कांस्टेंट अपना हो जाएगा सिंपली 1/n+1 इंटू 100, बोलो। तो 1/100 इंटू n+1 कहीं है, हाँ, ऑप्शन सेकेंड देखो, 1/100 n+1, तो ऑप्शन सेकेंड आंसर हो जाएगा। समझ में आया, चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो जरा, NLM से है, देखो। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ए, द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली, द ब्लॉक स्लाइड्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी इज क्या है। क्वेश्चन पहले समझो, ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन है क्या क्वेश्चन, जरा समझो। ये एक फिगर दिया हुआ था, ब्लॉक ए ये है, ब्लॉक बी ये है, ये दोनों रखे हैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो कि स्मूथ सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रिक्शनलेस सरफेस कहीं लिखा होगा, हाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो स्मूथ सरफेस हो गया। अब ब्लॉक ए पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो हमसे पूछा गया है कि बताओ 10 न्यूटन का फोर्स किस पे लग रहा है, ए पे। तो पूछा है कि ए द्वारा बी पे कितना फोर्स लगेगा, फोर्स रिजल्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी, कि ब्लॉक ए है जो, वो ब्लॉक बी पे कितना फोर्स लगाएगा। तो तुम कहोगे, सोचोगे कि 10 न्यूटन इस पे लग रहा है, उतना ही वही लगा देगा, गलत हो जाएगा। देखो कॉन्सेप्ट समझो इसका। मान लो ये दोनों सरफेस किस पे है, एक स्मूथ सरफेस पे है ना, मतलब ये दोनों किस पे बॉडी पे रखा हुआ है, एक स्मूथ सरफेस पे, फ्रिक्शन का यहाँ कोई काम ही नहीं है। ये ब्लॉक का मास कुछ भी होगा तो इसके कारण नीचे एक लगेगी mg, बोलो वेट इसका, तो इसके कारण से इस पे सरफेस पे है, तो कांटेक्ट में है सरफेस का, तो सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, n1, नॉर्मल रिएक्शन n1, बोलो सही। सिमिलरली ये भी ब्लॉक है, ये इस पे रखा हुआ, तो ये भी अपने ग्रेविटी के कारण इस पे लगेगा mg, और इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n2, उसको कहेंगे। सरफेस लगा रहा है, लेकिन ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, तो एक इन दोनों के बीच में भी एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है, कोई भी दो बॉडी अगर आपस में टच में रहते हैं तो एक दूसरे पे कांटेक्ट फोर्स लगाता है। समझ में आ रहा है, जैसे ये टच हुआ है तो ये वाला हाथ एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा होगा, जब तक कांटेक्ट बना रहेगा तब तक फोर्स लगता रहता है, कांटेक्ट हट गया तो नो कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन भी एक कांटेक्ट फोर्स ही होता है। यहाँ सरफेस पे कांटेक्ट में था तो सरफेस लगाया, क्या ये बॉडी इस पे नहीं लगाएगा, लगाएगा, वो भी लगाएगा। ये ब्लॉक ए जो है उस पे सरफेस ने लगाया n1, तो ये ब्लॉक जो ए है वो भी सरफेस पे लगाता है n1 नीचे की तरफ, इस सरफेस पे नीचे फोर्स लगाएगा n1। समझ में आ रहा है, इसी के सामने सामने लगाता है, यहाँ लगा देंगे तो खींच पिच हो जाएगा ना, इसलिए ये n1 क्या है,
फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन द सरफेस। N1 ऊपर क्या है, फोर्स एग्जर्टेड बाय सरफेस ऑन द ब्लॉक ए। समझ रहे हो, ये इसका एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन है। ब्लॉक जैसे ही किसी सरफेस पे रखोगे तो ब्लॉक ए जो है उसने फोर्स लगाया है नीचे सरफेस पे N1, है ना, तो सरफेस भी उस पर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ये N1 वो है, इसलिए इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, सिमिलरली यहां भी होगा, लेकिन ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है तो यहां भी एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। इस ब्लॉक ए ने इस पे लगाएगा फोर्स इधर, इसको हम डिनोट कर लेते हैं स्मॉल एफ से। ठीक, तो ये ब्लॉक भी इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट में एफ। समझ में आया, ये समझ में आ रहा है। ब्लॉक ए ने इस पे फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो ब्लॉक बी ने इस पे फोर्स लगाया पीछे की तरफ। अब जरा इसका एफबीडी बना के देखो, है ना। क्वेश्चन तो आसान है, 2 मिनट में हो जाता है, लेकिन पूरा फील के साथ समझो ना कि पूरा प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें, है ना। अगर प्रोसेस ही नहीं फील कर पाओगे तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। देखो जरा ब्लॉक ए पे देखो, इसका मास हम एम ए ले रहे हैं, तो इस पे नीचे लगा कौन सा फोर्स, एम ए जी, बोलो सही। और क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, तो ये बैलेंस कर लेगा इसको, N1 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हमसे पूछे N1 कितना है तो एम ए जी के बराबर, क्योंकि वर्टिकली कोई मोशन नहीं हुआ है। अच्छा, इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स एक 2 की 10 न्यूटन का लग रहा है ना। और इसने इसमें अपोजिट में फोर्स लगाया स्मॉल एफ, कॉन्टैक्ट फोर्स ही है वो भी स्मॉल एफ। अब क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स लगा है इस पे और स्मूथ सरफेस है, तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेगा, मतलब दोनों का एक्सीलरेशन सिमिलर होंगे। समझ में आ रहा है, ये दोनों जो मूव करेंगे वो एक साथ मूव करेंगे ए एक्सीलरेशन से। ए एक्सीलरेशन हमने लेट कर लिया है, क्योंकि स्मूथ सरफेस है ना, तो इस पे फोर्स लगाओगे, ऐसे धक्का लगाओगे तो उसके साथ साथ ये भी बढ़ेगा। दोनों किस स्पीड से बढ़ेंगे, मतलब कितना एक्सीलरेशन से बढ़ेंगे, तो कॉमन एक्सीलरेशन से बढ़ेंगे, एक एक्सीलरेशन से। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगा और एक्सीलरेशन किधर है, ए की तरफ, इधर एक्सीलरेशन है, इधर एक्सीलरेशन ए इधर आ जाएगा। अब इसका एफबीडी बनाओ जरा, क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन नहीं, तो N1 एम ए जी को बैलेंस कर लेगा, मास ऑफ ए इंटू ग्रेविटी को बैलेंस कर लेगा N1, तो ये बैलेंस ये कर लेगा। लेकिन इधर एक्सीलरेशन लग रहा है 10 न्यूटन की तरफ, तो इसका मतलब इसका एफबीडी लिखोगे तो इसका इक्वेशन बनेगा 10 न्यूटन को 10 माइनस एफ स्मॉल एफ इक्वल टू एम इंटू ए, तो एम ए इंटू का ए, बोलो सही। ये पहला इक्वेशन बन गया अपना। सिमिलरली सेकेंड के लिए बनाओ, सेकेंड के लिए यहां बना रहे हैं, इस पे लगा एम बी इंटू जी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर N2, ये इसको बैलेंस कर लेगा। इस पे अब एक सिंगल ही फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये जो F था वो ए ब्लॉक पे लग रहा था, लेकिन इस ब्लॉक पे सिर्फ एक सिंगल फोर्स स्मॉल एफ लग रहा है, देख रहा है ना एफबीडी में, तो सिर्फ एक स्मॉल एफ बनाएंगे इस तरफ। अब ये स्मॉल एफ इस बॉडी को ए एक्सीलरेशन से लेके चल रहा होगा, इसको ए एक्सीलरेशन चलाने वाला, इसको ए एक्सीलरेशन से चलाने वाला फोर्स कौन सा है, ये स्मॉल एफ है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे, तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा स्मॉल एफ इक्वल टू एम बी इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। समझ में आया, पूरा एफबीडी समझ में आया, है ना। अब मास ए इक्वल टू 2 kg, एम बी इक्वल टू 3 kg गिवन है, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब इसको उठा के अगर मैं यहां में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, 10 माइनस एम बी ए इक्वल टू एम ए, ये उधर जाकर प्लस होगा, तो 10 इक्वल टू हो जाएगा ए बाहर कर लो, तो एम ए प्लस एम बी। समझ में आया। तो सो ए इक्वल टू कितना आएगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स है और इन दोनों का मास जोड़ो, 3 2 5 kg, तो 10 से डिवाइड होगा 5 का, तो कितना होगा 2, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोलो सही। जब एक्सीलरेशन हमने निकाल लिया तो इसी एक्सीलरेशन को इसमें पुट कर दो, है ना। तो जब एक्सीलरेशन को यहां से पुट करोगे इसमें, तो एफ कितना आ जाएगा, मास एम बी कितना है 3 इंटू 2, तो 6 न्यूटन, कितना आ गया 6 न्यूटन। तो यही स्मॉल एफ तो है जो इसने इस पे लगाया, उसने पलट के इस पे लगा दिया। फोर्स एग्जर्टेड बाई ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी कितना है, स्मॉल एफ। और फिर से अगर हमसे उल्टा पूछ ले कि फोर्स एग्जर्टेड बाई ब्लॉक बी ऑन ब्लॉक ए, तो भी स्मॉल ही एफ, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना, दोनों कांटेक्ट में है। तो एफ की वैल्यू कितनी आई 6 न्यूटन। तो ये हमसे वही पूछा गया था कि द फोर्स एग्जर्टेड बाई ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी इज 6 न्यूटन। कहीं दिख रहा है ऑप्शन में, नहीं है क्या, है 6 न्यूटन। ये भैया चौथा पे नहीं, 6 इस पे है, ठीक है। हाँ, 4 न्यूटन में ना समझना, 6 न्यूटन आया, 6 न्यूटन। चलो लिखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ x इक्वल टू 5 sin पाई टी प्लस पाई बाई 3 मीटर में गिवन है,
रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली आर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इक्वेशन ऑफ SHM पे दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन ऑफ SHM से कंपेयर करेंगे, हो जाएगा। देखो ऑप्शन इधर गिवन है, हेयर x = 5 sin πt + π/3 है, गिवन है। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद जनरल इक्वेशन x = a sin ωt + y, यही तो होता है ना जनरल इक्वेशन SHM का, चाहे x से डिनोट करो y से करो, उन्होंने x से दिया है तो हम भी x से कंपेयर करवा लिए, है ना। तो x = a sin ωt + y, तो phi = देखो अपना π/3 मिल जाएगा, ओमेगा = पाई मिल गया, और a के सामने क्या है 5, तो 5 मीटर, क्योंकि मीटर में गिवन था, ये किस में था, मीटर में था, तो a = 5 मीटर आ गया। एम्पलीट्यूड सिंपल एक ही बार में आ गया 5 मीटर। ओमेगा पाई गिवन है, हमसे टाइम पीरियड पूछ लिया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होता है, टाइम पीरियड t = 2π/ω होता है, यही ना। तो 2π/ω रख दो, और 2π ओमेगा के जगह पे पाई हमें गिवन है ना, मतलब इसे कंपेयर करने पे ओमेगा के पाई वैल्यू आया है, तो पाई यहाँ पे पुट कर दो, पाई से पाई कैंसिल, बचेगा कितना 2 सेकेंड, तो आ गया टाइम पीरियड 2 सेकेंड, और एम्पलीट्यूड 5 मीटर। तो देखो क्या एम्पलीट्यूड 5 मीटर 2 सेकेंड किसी ऑप्शन में है, सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर यहाँ है, तो 5 मीटर 2 सेकेंड, मतलब कि ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अब देखो क्या है, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए कह रहे हैं, जिसका ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट, हुज ईएमएफ इज 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एज शोन इन द फिगर। मतलब कह रहा है कि इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करो, अगर उसका ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, जो कि कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से 4 ओम से, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो आओ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ये समझो कि बात क्या है। टर्मिनल वोल्टेज किसको कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज होता है, अगर इस पॉइंट को हम y पॉइंट माने और इसको इधर को x कहे, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। तो अक्रॉस द बैटरी, ये पूरा एक बैटरी या सेल कह लो, तो ये क्रॉस द बैटरी और सेल, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। यानी कि Vx माइनस Vy, पोटेंशियल एट y माइनस जो हो गया वो पोटेंशियल एट x से डिफरेंस करो दोनों का, मतलब कि Vx माइनस Vy, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। एक बैटरी ये रहता है, देखो एक बैटरी ऐसे रहता है, इसमें ऐसे बना होता है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव होता है ना, तो इन्हीं दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस हम इसके बाहर दिखाते हैं, अब ऐसे डिनोट करते हैं इसको सेल से, इसी में कैसे करेंगे तो खराब नहीं लगेगा, ये पॉजिटिव लिख लो और इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे निगेटिव लिखोगे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। इस कारण से इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके जो अंदर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रोलाइट, इंटरनल रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट के कारण होता है ना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये अंदर ही होता है इसके, लेकिन हम डिनोट करते समय इसको बाहर दिखाते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। टर्मिनल वोल्टेज इसी को कहते हैं, बैटरी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इतना समझ में आया? अब ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हो डस्टर पता नहीं कहाँ फेंक दिया है। Vx माइनस Vy को टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, समझो जरा। पहले देखो, एक 4 ओम यहाँ पे है, 1 ओम यहाँ पे है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बैटरी का, बताओ? आर नेट कितना हो जाएगा? मतलब एक तो यहाँ पे है और ये सर्किट से कनेक्टेड है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, तो 5 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 ओम, सीरीज में कनेक्टेड है ना 5 ओम। नेट वोल्टेज ईएमएफ कितनी है, ये मान लो वोल्टेज है, तो I = V/R, यही कहते हैं ना। तो ईएमएफ कितना है अपना 10 वोल्ट, और 10 डिवाइडेड बाई 5 करो तो कितना आएगा 2, तो सो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। बोलो सही, 2 एम्पियर करंट आ गया, तो इसका मतलब I = 2 एम्पियर का फ्लो होगा इधर से इधर से, और बैटरी से जितना करंट निकलता है उतना ही इंटर कर जाता है ना, सही बात है। ठीक, तो अब किरचॉफ लगा दो, इस लूप में लगा दो। अब यहाँ पे तो हमें यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो हम यहीं से शुरू करेंगे। मान लो कि Vy पोटेंशियल कुछ रहा होगा, तो Vy इसमें से अब करंट के डायरेक्शन में मूव करने पे जितने भी रेजिस्टेंस आते हैं सब में ड्रॉप होता है। ये बात समझ में आता है ना, कि करंट के डायरेक्शन में मूव करो। यहाँ पे एक छोटा सा इंसान बना लो, ये मूव करता हुआ यहाँ से चलना शुरू किया, तो पहले Vy पे आया, तो पोटेंशियल एट Vy हमने लिख दिया।
अब क्योंकि करंट के डायरेक्शन में मूव करने के बाद जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे सब में ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे ड्रॉप होगा। करंट कितना है 2, तो माइनस का आई इंटू स्मॉल आर ड्रॉप हुआ। यहाँ निगेटिव टर्मिनल से जब पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करते हैं तो राइज होता है, तो प्लस का 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट, ठीक। और तब उसकी इतना करने के बाद वी एक्स में वी वाई में जो वी वाई है इस पोटेंशियल में इतना सब्ट्रैक्ट किया, इतना ऐड किया, तो जाके वी एक्स मिल गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वी एक्स, ठीक। तो और वी एक्स माइनस वी वाई कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 2 है, आर की वैल्यू 1 है, 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा बोलो भैया, ये 1 है, ये 2 है, तो 2 1 जा 2, तो 8 आ जाएगा, 8 वोल्ट आया, बोलो सही। तो सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा वी एक्स वाई हो जाएगा 8 वोल्ट। ऑप्शन में है कहीं 8 वोल्ट है, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और इन 4 ऑप्शन में से बताने थे कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों गलत है, कि स्टेटमेंट 1 सही है स्टेटमेंट 2 गलत है, कि स्टेटमेंट 1 गलत है स्टेटमेंट 2 सही है। ये देखेंगे बाद में, पहले स्टेटमेंट समझ लो क्या है। पहला स्टेटमेंट है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये बात तो सही है ना, एटम एज ए होल न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं, यही ना भाई। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होता है ना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इक्वल हो गए, मतलब पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट देखो, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये बात थोड़ी गड़बड़ लग रही है हमको, क्योंकि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल नहीं होता है स्टेबल। भैया रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ स्टेबल होता है, पढ़े हो ना 12th में कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा इमिशन करते हैं ये सब, तो जो इमिशन कर रहा है मतलब स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस रेडियो RADIO गड़बड़ हो गया, RADIO रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर नॉट स्टेबल, सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट स्टेबल नहीं होता है, मानो मेरी बात, नहीं होती है स्टेबल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। तो ठीक है, स्टेटमेंट 2 काट दो। अब इस ऑप्शन में चेक करो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सही है, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। नोट करो 13 हो गया था, 14 देखो, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में कह रहा है, कैसा है वैक्यूम में, एयर में भी ले लेते हैं उतना ही। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमॉन्ग द फ्लोइंग आर। अब समझो जरा क्या है, कह रहा है कि ये सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस है। अब इनमें से इन 5 स्टेटमेंट में से कौन कौन से सही है वो बताना है, फिर ऑप्शन दिया गया था वो ऑप्शन ही बताएंगे क्या है, क्या क्या ऑप्शन गिवन था। चलो पहले, इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमॉन्ग द फ्लोइंग आर। तो समझो जरा एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, तो यहाँ पे समझो एनर्जी जो होता है ई इक्वल टू होता है hc अपॉन लैम्डा, है ना। वेवलेंथ ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो c अपॉन लैम्डा को ही तो न्यू कहते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ठीक है, h न्यू। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, E इक्वल टू एच न्यू, c अपॉन लैम्डा को न्यू फ्रीक्वेंसी हो गया, c अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है तो वही h न्यू हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लगा दो टिक, ठीक। उसके बाद है द वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन इज सी। सबको पता है कि जो लाइट है वो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी है, और फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से ही चलता है ना, बोलो सही। फोटोन क्या है, एक स्मॉल बंडल ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, तो वेलोसिटी ऑफ अ फोटोन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही, मतलब बी भी सही, अभी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन देंगे अभी थोड़ी देर में। द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी, क्या ये मोमेंटम इतने के बराबर होता है, आओ देखते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये 2 स्टेटमेंट तो सही लग रहा है हमको। अच्छा, मोमेंटम लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लिख सकते हो, बोलो सही है ना। एच इक्वल टू पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और लैम्डा वेवलेंथ होता है
स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इंटू फ्री वो टाइम पीरियड, तो उसको हम लिखेंगे तो न्यू सी इंटू एफ हो जाएगा, सी अपॉन न्यू हो जाएगा। बोलो भैया लैम्डा जो होता है वो होता है सी अपॉन कितना, न्यू फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन फ्रीक्वेंसी लैम्डा हो जाता है। तो लैम्डा की जगह पे अगर हम सी अपॉन फ्रीक्वेंसी रखें तो ये न्यू ऊपर उठ के चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एच न्यू अपॉन सी। बोलो सही, तो एच न्यू अपॉन सी दिख रहा है, मतलब स्टेटमेंट थर्ड भी सही है। ये किसके बराबर हुआ, मोमेंटम के बराबर हो गया ना इस स्टेटमेंट से, है समझ में आया ये तीनों। ठीक, तो जब ये हो गया तो थर्ड ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ द टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। हाँ ये बात सही है, पर कैसे सही है ये प्रूव करूंगा मैं। ये पहले ये बता, अभी सुन लो कि हाँ ये सही है, कैसे सही होगा वो हम प्रूव करके बता रहे हैं कि ये कैसे स्टेटमेंट सही है। ठीक, एक इफेक्ट होता है जो कि पार्टिकल नेचर शो करता है लाइट का पार्टिकल नेचर शो करते हैं। एक तो हम लोग पढ़ते ही है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, आइंस्टीन वाली, और दूसरी होती है क्रॉम्पटन इफेक्ट, एक क्रॉम्पटन साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था। तो उस क्रॉम्पटन इफेक्ट थोड़ा सा बात है, उसका थोड़ा सा स्टेटमेंट बताऊंगा, फिर ये समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सही हुआ है। अभी फिलहाल मान लो कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। फोटोन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज, नहीं, रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है और फोटोन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होती, डू नॉट कैरी एनी चार्ज, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो 1 2 3 4 ये 4 सही है, तो ये चारों सही है। तो ऑप्शन थे अपने, पहला ऑप्शन था, ऑप्शन ए था ए एंड बी ओनली। ऑप्शन सेकेंड था ए बी सी एंड डी ओनली, ए बी सी एंड डी ओनली। यही सही है क्योंकि ये तो गलत है ना, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन था ए सी एंड डी ओनली, एंड डी ओनली। उसके बाद चौथा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन एक और लिख लो, ए बी डी एंड ई। तो इन चारों ऑप्शन में से देखो ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही, जो कि ए बी सी एंड डी सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? अभी हम 1 मिनट में बता रहे हैं कि इसका ये डी कैसे सही हुआ है, पहले इतना नोट करो। ठीक, तो ये समझ में आ ही गया? ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में एक जो ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी जो था कि इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, तो हम बोले थे कि इसका प्रूविंग बताएंगे कि कैसे ये सही हुआ है, मतलब करके समझाएंगे। देखो क्या है, मान लो कि एक फोटोन है जिसकी एनर्जी ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा है, ठीक है ना, एनर्जी है उसकी फोटोन की ई न्यू, ई इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, जिसको एच न्यू भी कहते हैं। जैसे ही किसी मटेरियल से ये कोलाइड किया है ना, मान लो इस मटेरियल है, उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन होंगे ही, तो जैसे ही कोलाइड करेगा तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो बढ़ जाता है, वेवलेंथ बढ़ गया। और जैसे ही वेवलेंथ बढ़ेगा तो देखो रेसिप्रोकल है, तो वेवलेंथ बढ़ने से इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो जो ये फोटोन है उसका एनर्जी कम होगा और वेवलेंथ बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है लैम्डा डैश, ये ई को ई डैश से डिनोट किए हैं, न्यू एनर्जी है ये, पुराना एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा था, अब एच सी अपॉन लैम्डा डैश हो गया, मतलब कि ये एनर्जी कम हो गया। क्यों? क्योंकि लैम्डा वेवलेंथ बढ़ चुका है। लैम्डा डैश ग्रेटर देन लैम्डा implies that energy less than e dash less than e, तो लॉस इन एनर्जी जो होता है e माइनस ई डैश, वो लॉस इन एनर्जी गेन कर लेता है कौन? दिस लॉस एनर्जी इज गेनेड बाय इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और वही इलेक्ट्रॉन ये लॉस एनर्जी को गेन करके बाहर रिक्वायर इलेक्ट्रॉन बन जाता है और बहुत तेजी से निकलता है। ठीक है ना, जो लॉस एनर्जी है वो ये अपने यूज कर लिया निकलने में और भागने में, है ना। तो दिस लॉस एनर्जी इज गेनेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका एनर्जी कुछ, ये जो फोटोन था उसका एनर्जी कुछ डिक्रीज कर गया, लेकिन जो डिक्रीज एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन के पास गेन हो गया और वो रिक्वायर इलेक्ट्रॉन मतलब निकलने में अपना यूज कर लिया। इसी इफेक्ट को क्रॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो जो एनर्जी, इसकी एनर्जी, तो हम कह सकते हैं ना कि ई जो है वो ई डैश प्लस एनर्जी गेनेड बाय इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एनर्जी गेनेड बाय इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी कंजर्व हो गया कि नहीं हो गया बताओ? जितना एनर्जी था ई, वो ई डैश बचा हुआ एनर्जी इसके पास, और जो इसने लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन ने गेन कर लिया, तो ई प्लस मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एनर्जी गेनेड बाय इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी कंजर्व्ड है और मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, है ना। तो इस कारण से हम कहते हैं कि इन फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड। इसी इफेक्ट को क्रॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। और क्रॉम्पटन इफेक्ट है क्या, जरा समझ लो। क्रॉम्पटन इफेक्ट डिस्क्राइब्स द स्कैटरिंग ऑफ अ फोटोन बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर, जो कि इलेक्ट्रॉन है। इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन एनर्जी एंड इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। वेवलेंथ बढ़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड क्रॉम्पटन इफेक्ट, जो कि एक पार्टिकल नेचर शो करता है लाइट का। समझो, बस छोटी सी बात थी, देख लो इसको।
देखो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 करना है, इधर लिस्ट 1 दिया गया है, इधर लिस्ट 2 है, इसको मैच करना है। ठीक है, क्या है इधर लिस्ट 1 में स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन फॉर ट्रांजिशन फॉर्म दिया गया है, इधर वेवलेंथ इन नैनोमीटर में दिया गया है। एक इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, ये देखो जरा, 1 लैम्डा इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। पढ़े हो ना सब? ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक, अच्छा R का वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ठीक, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे, रिजल्ट निकालते चलेंगे। अब देखो n1 की जगह पे हर जगह 2 ही है, बस n2 सब में चेंज कर रहा है। तो पहले a वाले के लिए देखो, a वाले के लिए देखोगे तो 1 लैम्डा, उसको a से डिनोट कर देते हैं, है ना। 1 लैम्डा इक्वल टू R, ये हो जाएगा 1/n1 कितना है 2 के बराबर, तो स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस n2 कितना है 1/9 हो जाएगा, 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 36, 9 माइनस 4 मल्टीप्लाई में R, तो ये आ जाएगा अपना 5R/36। बोलो सही, 1 लैम्डा के बराबर लैम्डा है। तो अगर हम लैम्डा यहाँ पे निकालें तो लैम्डा ये कितना हो जाएगा, सिंपली 36/5R। R की वैल्यू पुट करो इसके बराबर, तो सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 6 पॉइंट, कितना निकल के आएगा 6.563 इंटू 10⁻⁷ मीटर। बोलो सही, 36/5 इंटू R की वैल्यू ये रखना, ये इतना आ जाएगा। अब नैनोमीटर में निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 656.3 इंटू 10⁻⁹ मीटर। बोलो सही, तो इक्वल टू हो जाएगा 656.3 नैनोमीटर, लैम्डा ए के बराबर। और देखो लैम्डा ए के बराबर 6.566, लैम्डा ए के बराबर 656.3 नैनोमीटर कहीं ऑप्शन में है इसमें, ये देखो दिख रहा है। तो ए का कितना हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो जरा, ए का इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ए का सेकेंड है, सेकेंड ऑप्शन में ए का थर्ड है, थर्ड ऑप्शन में भी ए का फोर्थ है, और फोर्थ ऑप्शन में ए का फर्स्ट है। मतलब कि सिर्फ सेकेंड ऑप्शन में ही ए का थर्ड दिया हुआ है, तो यहीं से हम समझ गए कि सिर्फ ऑप्शन सेकेंड आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा किसी और में दिया ही नहीं है ए का थर्ड, और ए का थर्ड हम कैलकुलेट करके देखें मतलब सही है, तो ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। क्या हम हमेशा ऐसे ही करेंगे? नहीं, यहाँ पे ये फर्स्ट ही ऑप्शन दिख गया तो इसलिए कर लिए, वरना कैलकुलेट करना है तो फिर क्या करोगे, n1 की जगह पे 2 ही रखना, बस n2 की जगह पे एक बार 4 रखोगे तो लैम्डा b आ जाएगा, c के रखोगे n2 इक्वल टू 5 तो लैम्डा c दे देगा। अब b का क्या होगा, देखो b का होगा ये IV, चौथा ऑप्शन हो जाएगा 486.1 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, आएगा, पक्का आएगा। बस इस फार्मूले से देखते चलो चलो, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 7 एम्पियर। ठीक, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल इज, क्या होगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक टाइटली वाउंड सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है और 100 टर्न्स है उस कॉइल में। कितने टर्न्स है, 100 टर्न्स है, और उसको निकालना है हमको मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर निकालना है। ठीक, कॉइल के सेंटर पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब कि एक कॉइल है जिसमें कितने टर्न्स हैं, 100 टर्न्स हैं, और 7 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो हो रहा है। कितने का, 7 एम्पियर का। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर बताना है हमको कि कितना होगा, R रेडियस है इसका, O सेंटर, मान लो ऐसे भी बताना है हमको मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ओके। और साथ में ये देखो क्या गिवन है कि टेक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ऐसा यूनिट में लेना है। मतलब कि इसकी वैल्यू वो दे रहे हैं, म्यू नॉट की वैल्यू कह रहे हैं कि ये लो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और ऐसा यूनिट में, है ना, जो ऐसा यूनिट में, तो हम सबको ऐसा यूनिट में ही लेंगे फिर। तो देखो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर, है ना, 100 से डिवाइड कर दो। अब मैग्नेटिक फील्ड पहले भी बताए थे कि मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है, कॉइल के सेंटर पे B इक्वल टू होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ B इक्वल टू होता है म्यू नॉट NI, नंबर ऑफ टर्न्स I करेंट, म्यू नॉट अपॉन 2R होता है। बोलो सही, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स है 100, करंट 7 एम्पियर का गिवन ही है, अपॉन 2 इंटू R के जगह पे रेडियस 0.1 लिख दो, 0.1 रख दो। ठीक, अब इसको बस सॉल्व करना रह गया, पाई या 22/7 कर दो, 7 कट जाएगा, तो 4 इंटू 22 इंटू 10⁻100 है, -7 है तो 10⁻⁵ लिख देंगे, इंटू 7
अपॉन 22 यहाँ पे रखे थे पाई की वैल्यू, तो 22/7 यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2 इंटू 0.1। अब बताओ 7 से ये 7 कैंसिल, तो बचा कितना, और 2 से ये काट दो तो हो जाएगा 44, 22 2 जा 44 इंटू 10⁻⁻5, बोलो सही, अपॉन 0.1 है यहाँ पे। 10 के मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कर दो, मतलब ये ऊपर जाएगा 1 × 10⁻⁻1 हो जाएगी। बोलो भैया इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 44 × 10⁻⁻5 और प्लस का 1, क्योंकि ये 0.1 को हम कैसे लिखते हैं, 0.1 को हम लिखते हैं 1 × 10⁻⁻1, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, है ना। तो 44 × 10⁻⁵ प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपना कितना, 44 × 10⁻⁴ टेस्ला, तो इक्वल टू कर दो 4.4 × 10⁻³ टेस्ला। तो 100 मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई, 4.4 मिनी टेस्ला। बताओ सही है ना। ऑप्शन में देख लो क्या क्या ऑप्शन गिवन था। पहला ऑप्शन था 44 टेस्ला, नहीं 44 टेस्ला नहीं है, 44 मिनी टेस्ला। उसके बाद में दूसरा में है 4.4 टेस्ला, तीसरा ऑप्शन है 4.4, उसके बाद 4 नंबर में है 44 टेस्ला। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा अपना, कितना आया है 4.4 मिनी टेस्ला आया है, 10⁻³ में है, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ओके। ये 100 टर्न्स इसमें लगी थी, 100 टर्न्स गिवन है, हम एक बना के दिखाएं, 100 टर्न्स है उसमें। देखो लॉजिक गेट का एक छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, लॉजिक गेट से है। देखो द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन, या ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि ये जो गिवन दिया हुआ है ना लॉजिक गेट, तो ये इसका आउटपुट वाई है, तो वाई किसके बराबर होगा, इनमें से कौन सा होगा। जरा समझो क्या है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, बोलो सही, ये बी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का ऐड है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट, ए पे डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी पे डबल कॉम्प्लीमेंट, जो कि हो जाता है अपना ए डॉट बी के बराबर। और ए डॉट बी किसका होता है, एंड का होता है। तो चौथा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, हाँ है, एंड गेट में देखो है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। बस सिंपल है ना, छोटा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्या है, a wire of length L and resistance 100 ohm is divided into 10 equal parts, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पूरा टोटल लेंथ L है, उस L लेंथ को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल द नेक्स्ट 5 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। और वही 5 पार्ट को एक बार सीरीज में जोड़ा गया है और एक बार पैरेलल में ऐसे, एक बार सीधा सीधा सीधा, एक बार पैरेलल में ऐसे जोड़ा गया है दोनों को, ठीक। और फिर उन दोनों कॉम्बिनेशन को दोबारा से उठा के सीरीज में जोड़ दिया गया है। द 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन बताना है हमको, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है। देखो वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। तो 10 इक्वल पार्ट में करोगे तो L डैश कितना हो जाएगा, L/10, बोलो सही, L/10 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा, रो L डैश बाई A डैश होता है। एरिया तो सेम ही रहेगा क्योंकि 10 इक्वल पार्ट में काटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 10 करके इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एरिया तो सबका सेम ही रहेगा, बस L चेंज हो रहा है। और ये रेसिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड होता है, तो रेसिस्टिविटी भी सेम रहेगी, है ना। ये रो जो है वो रेसिस्टिविटी है, मटेरियल पे डिपेंड होता है, या तो फिर स्लाइटली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर होता है। तो हम मान के चलेंगे कि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। क्वेश्चन में बोला नहीं है लेकिन फिर भी मान के चलेंगे, ठीक। तो R डैश रो L/A हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो रो L डैश की जगह पे L/10 हो जाएगा, L/10 इंटू A एरिया। तो अब यहाँ पे हम करेंगे 1/10 बाहर कर लेंगे, रो L/A कर लेंगे बाहर। ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना होता तो हम ओरिजिनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू कितना करते, ओरिजिनल रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो टोटल लेंथ, टोटल ए, तो टोटल ये रो L/A को हम R से रिप्लेस कर सकते हैं। ओरिजिनल रेजिस्टेंस R 100 ओम जो है वो यही तो था ना, तो यहाँ पे रिप्लेस करके लिखोगे तो R डैश कितना हो जाएगा, 1/10 इंटू ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो कि था 100 ओम, तो हम लिखेंगे 100 ओम अपॉन 10, तो आ जाएगा 10 ओम। मतलब ईच वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया। ईच वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 10 ओम हो गया। अब इसको हम थोड़ा इरेज कर रहे हैं,
यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लो, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर कितना हो जाएगा 10 ओम। बोलो सही है ना। यहां लिख लो 10 ओम। अच्छा, अब 10 ओम हो गया रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर का। अब 5 को कनेक्टेड किया गया है सीरीज में। देखो यहां से 1 2 3 4 5, इस पॉइंट को, इसको हम कहेंगे आर डैश। ठीक, इनको 5 को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और 5 को पैरेलल में। अब 5 पैरेलल वाला कनेक्ट करो, 1 2 3 4, एक और बना लो 5, सबको जोड़ दिए तो एक पॉइंट इन दोनों के इधर हो गया। इसका एक पॉइंट इधर बना लो, ये भी एक पॉइंट हो गई। इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ठीक, तो इनका रजिस्टर सब R डैश ही है। अभी निकाले थे जो ना, वो सब उतना ही था। R डैश समझ में आया ना, 10-10 ओम, सब 10-10 ओम की है। सीरीज में तो ऐड हो जाएगा सीधा, तो 5R हो जाएंगे, 5R डैश, तो मतलब कि 50 ओम। R डैश की वैल्यू कितनी थी 10 ओम था, तो 50 ओम इधर से आ गया। यहाँ पे सब कितना होगा 1/R नेट निकालोगे तो हो जाएगा 1/R डैश प्लस 1/R डैश, एक 2 3 4 5 हो गए, तो 5/R डैश हो जाएगा। तो 100 R PQ कितना हो जाएगा R डैश बाई 5, जो कि हो जाएगा कितना 2 ओम भाई। 10 डिवाइडेड बाई 5 2 ओम। अब इन दोनों को उठा के फिर से किस में कर दिया गया है सीरीज में। ये रहा ये अपना 50 ओम और ये रहा अपना 2 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना निकल के आएगा, R नेट निकल कर आएगा अपना इन दोनों से फाइनल कॉम्बिनेशन। ये नेट है फाइनल कॉम्बिनेशन का, फाइनल कॉम्बिनेशन का 5 to 52 और 52 ओम ऑप्शन में है। हाँ, सेकंड ऑप्शन है तो लगा दो टिक, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलो सही, समझ में आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। एक एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 290 है और एटॉमिक नंबर 82 है। पहले अल्फा इमिशन हुआ, फिर पॉजिट्रॉन निकला E+, फिर बीटा डीके हुआ, फिर ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन निकला है ना, इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसको पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। ठीक, अच्छा जरा समझो क्या हो रहा है। जैसे अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम न्यूक्लियस, है ना। तो अगर X 290 में से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो तो कितना बचेगा, एटॉमिक मास 4 से डिक्रीज कर जाएगा तो 286 हो जाएगा। बनेगा क्या, Y पे 286 रह जाएगा, इससे 2 हटाओ तो 80 रह जाएगा। बोलो सही है ना। एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज हो जाएंगे। अब पॉजिट्रॉन निकल रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होता है। तो एटॉमिक मास सेम रखो 286, इसको बना दो Z, और यहाँ पे क्या होगा, एक डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, एक डिक्रीज कर जाएगा तो 79 बन गया। कितना बन गया, 79 बन गया। बोलो सही। ठीक, अब फिर इसमें क्या हो रहा है, बीटा डीके, निगेटिव का बीटा डीके हो रहा है, तो एटॉमिक मास यहाँ भी सेम ही रहता है P, और एक इसमें एटॉमिक नंबर में एक बढ़ जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। बोलो सही। फिर यहाँ से P के बाद देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना। बोलो, तो ये एटॉमिक मास फिर से सेम रह जाएगा, ये हो जाएगा Q, और यहाँ पे आ जाएगा कितना था 80, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। तो हमारा Q का पूछा था, तो देखो 286 और 81 कहीं है, यहाँ पे 286 और 81 है, ऑप्शन 4 है, सही हो जाएगा। बोलो सही, चौथा ऑप्शन होना चाहिए। Q का 286, ये 86 है, 86 और नीचे 81 हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया अपना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 20 देखो, the maximum elongation of a steel wire of 1 meter length if the elastic limit of steel and its Young's modulus respectively are 8 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है और यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ये क्या गिवन है? इलास्टिक लिमिट का यहाँ पे क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस कि ये स्टील वायर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकता है। ठीक, तो इलास्टिक लिमिट यहाँ पे कितना गिवन है? 8 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल में ये उसका स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस बता रहा है। तो जब मैक्सिमम स्ट्रेस इतना लगाएंगे तो मैक्सिमम इलोंगेशन कितना देगा वो हमको निकालना है। ठीक, तो y इक्वल टू कितना होता है? यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, बोलो सही। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो हम अगर स्ट्रेन इधर लिख दे, स्ट्रेन इक्वल टू लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, बोलो सही। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर गिवन है ना, एल कितना है? 1 मीटर गिवन है ना यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ। ठीक, स्ट्रेस गिवन है 8 into 10 to the power 8 अपॉन यंग्स मॉडुलस है 2 into 10 to the power 11। तो बचेगा कितना? सॉल्व करके देखो, डेल्टा एल अपॉन एल जो होगा वो 4 into 10 to the power -3 बचेगा, बोलो, है ना। तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 into 10 to the power -3 इंटू का 1 मीटर, क्योंकि ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर में है। तो हमारा डेल्टा एल मैक्सिमम इलोंगेशन कितना हो जाएगा? यही मैक्सिमम इलोंगेशन है, मैक्सिमम इलोंगेशन, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रेस जो कैसा ले रहे हैं? इलास्टिक लिमिट, मैक्सिमम स्ट्रेस ले रहे हैं, इस कारण से ये इलोंगेशन कैसा होगा? मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो डेल्टा एल निकलेगा और 4 into 1 करोगे 4 ही आएगा, तो 4 into 10 to the power -3 मीटर। तो ये कितना हो जाता है बताओ? 4 into 10 to the -3 मीटर कितना हो जाता है? 4 mm, है ना, 4 mm हो जाएगा सीधा सीधा। तो 4 mm, तो 100 डेल्टा एल हो जाएगा अपना 4 m। ऑप्शन है कोई? फर्स्ट ऑप्शन टिक लगा दो, ये आंसर हो गया। ठीक।